नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं एक जन्म कुंडली की। बर्थ चार्ट एनालिसिस में हम करेंगे एक जन्म कुंडली का विश्लेषण। और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हमको नुकसान दे रहे होते हैं, कौन कौन से की दशा आदि हमको फायदा देकर जाती है, इन सभी की चर्चा करेंगे। तो आओ जाने क्या कहती है ये जन्म कुंडली के इस टॉपिक पर। यह जन्म कुंडली 5 नवंबर 1984 को जन्मी एक जातिका की है जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर यह जन्म कुंडली आपके सामने है। इस जन्म कुंडली को आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। 3:45 का समय है और डेट आपको आपने थंबनेल में देख ही ली होगी। इस जन्म कुंडली में हम विश्लेषण करेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से कुछ बातें सामने आती। चलिए, यहाँ पर मैं मेरा जो कर्सर है उसको आप देखते चलिए। इस जन्म कुंडली का जो लग्न है 12 डिग्री 59 मिनट और लग्न का उदय हुआ, जो कि कन्या लग्न की जन्म कुंडली है। तो लग्नेश हो जाते हैं बुध। अब यहाँ पर हमको लग्नेश की स्थिति देखनी होगी। जीवन में कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि संतान, जैसे कि प्रेम, जैसे कि किसी के जीवन साथी, जैसे किसी की फाइनेंशियल कंडीशंस, ठीक है, जैसे किसी के आय के स्रोत, जैसे किसी के कार्य क्षेत्र या उसका व्यवसाय रोजगार, जैसे किसी का भाग्य धर्म क्षेत्र, जैसे किसी के, ये तो शुभ अच्छे पॉइंट्स हैं, सुख भाव है, इन सब की चर्चा रहेगी। तो हम कुछ कुछ बातों को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, लग्न कुंडली के माध्यम से समझेंगे स्पष्ट रूप से। क्योंकि यहाँ पर लग्न और चंद्र यदि मैं लूँगा तो यहाँ आपको भ्रम होना प्रारंभ हो जाएगा। कुछ कमेंट्स मेरे पास में आई जो कहते हैं केवल एक एक करके समझाएं तो स्पष्ट रूप से उनको समझ में आएगा। जैसे लग्न है तो लग्न के आधार पर हम समझें, फिर उसी को हम चंद्र कुंडली में अप्लाई करें। इतनी पॉजिटिव देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, इन दो में जो भी लग्न बलवान हो उसको हम प्रेफर करते हैं, उसके फलादेश अधिक सक्सेस होते हैं। लग्न लग्नेश इनकी स्थिति को विशेष रूप से देखें तो बहुत स्पष्ट होता है। यहां पर लग्नेश होते हैं बुध और लग्न 12 डिग्री 59 मिनट की है, बलवान है लग्न। साथ ही साथ लग्नेश होते हैं बुध जो कि अपने से तीसरे भाव में जाकर बैठे हुए हैं और 4 डिग्री के हैं मात्र। लग्नेश 4 डिग्री के, साथ में उनके शुक्र बैठे हुए हैं और केतु बैठे हुए हैं और राहु की उनके ऊपर दृष्टि है। और यहां पर दो पाप ग्रहों से वो घेरे हुए हैं, यानी कि पाप कर्तरी दोष भी यहां पर बन रहा है, सूर्य शनि और मंगल। बेशक गुरु बैठे हुए हैं यहां पर, तो इस दोष में न्यूनता भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन यह पाप कर्तरी दोष का प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। चलिए, यहां पर हम पहले कुछ योगों की चर्चा कर लेते हैं। इस जन्म कुंडली में कौन कौन से योग हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले दो पंच महापुरुष योग हमें यहां स्पष्ट देखने को मिलते हैं। गुरु और चंद्रमा जब एक दूसरे से केंद्र में हो तो ये गजकेसरी नामक पंच महापुरुष योग बनता है। ऐसा जातक बड़ा ही साहसी, बड़ा निर्भीक और बड़ा ही उदार हृदय वाला होता है, अच्छे अच्छे विचारों वाला होता है और सभी को खुश देखना बड़ा पसंद करता है। बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का ऐसा जातक कहा गया। वहीं दूसरा पंच महापुरुष योग है हंस। हंस नामक पंच महापुरुष योग इनके चतुर्थ भाव में बनता है। गुरु अपने ही घर में बैठे हैं तो यह हंस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। दो पंच महापुरुष योग इनकी जन्म कुंडली में हो गए। फिर एक तीसरा पंच महापुरुष योग शनि का, जैसे केंद्र में बनता है, लेकिन शनि का तुला राशि में बैठना यह यहाँ पर उच्चस्थ स्थिति शनि की बना देता है, लेकिन यही केंद्र में स्थिति बने तो यह पंच महापुरुष योग भी बन जाता है, लेकिन यहां नहीं क्योंकि यह केंद्र में स्थिति बने।
चंद्रमा तुला राशि में हो, शनि तुला राशि में हो, मकर राशि कुंभ राशि में हो और वो केंद्र में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पर केंद्र में नहीं है, दूसरे भाव में है। शनि उच्च के तो होते हैं, 24 डिग्री पर है, लेकिन यह अस्त हो जाते हैं, सूर्य से अस्त हो जाते हैं। अब शनि की हम बात करें तो त्रिकोण भाव के अधिपति हैं शनि, पंचमेश हैं और पंचमेश का संबंध व्ययेश से हो जाता है क्योंकि सूर्य कौन है, व्यय भाव के अधिपति हैं। तो यहाँ पर और ये व्ययेश ने जो पंचमेश है और षष्ठेश है वह अस्त कर दिए व्ययेश की। अब सूर्य यहाँ पर देखिए अस्पताल के भी स्वामी हो सकते हैं, यहाँ पर जेल से भी संबंधित हो सकते हैं, यहाँ पर ये किसी भी कारण से यहाँ पर यह किस भाव से हो गए हैं, यह 12th भाव के लॉर्ड हो जाते हैं और ये आपके जो संचित धन है, जो आपकी जो फाइनेंस है, आपका जो वित्त है उसको कम कराने का काम करेंगे अपनी दशा आदि में। कोई सरकारी खर्चे हैं, कुछ भी ऐसा हो ये खर्चे कराएंगे, उस धन का क्षय कराएंगे। यहाँ पर ये सूर्य की स्थिति यह स्पष्ट है। तो सूर्य को इनको क्या करना चाहिए, और ऊपर से ये नीच अवस्था में, तो सूर्य के लिए इनको करना क्या चाहिए, मैं साथ के साथ उपाय बताता चलूंगा, नोट करते चलिए। इनको रविवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के पहले रविवार के दिन से रवि की होरा में, सुबह की जो सूर्योदय होगा उसके 1 घंटे के अंदर अंदर रवि की होरा होती है, उस होरा में इनको बहते हुए जल में तांबे के सिक्के, एक सिक्का लिया और इनको बहा देना है बहते हुए जल में। तांबे का सिक्के आजकल नहीं मिलते हैं तो कोई तांबे की चादर से गोल गोल जो सिक्के नुमा ये कटवा के अपने पास रख सकते हैं। 7 सिक्के यानी कि 7 रविवार, प्रति रविवार 1 सिक्का रवि की होरा में शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से प्रारंभ करना है इनको। सूर्य को जल देना है, सूर्य को एक तांबे का पात्र लेना है, उस पात्र में इनको लाल पुष्प, रोली ये डालकर, और सूर्य को दूध नहीं डालना, सूर्य को जल देना है। मंत्र है और सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपति अनुकंप मां भक्त विहा ग्रहणे धार्य दिवाकरे ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। अगर कर सकें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रति रविवार पाठ करना शुरू कर दें। शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार से ये प्रारंभ कर सकते हैं। स्पष्ट है। सूर्य का यह उपाय करें। इनको सूर्य से संबंधित एक उपाय और कर सकते हैं कि जो लाल मसूर है और गुड़ है, गेहूं भी हो सकते हैं, यह है रविवार को किसी गाय को, लाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, खिलाना प्रारंभ करें। इससे जो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में गिरावट आ रही है वह रुक जाएगी, थम जाएगी। अब हम व्यय होने कम हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि इनके पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं, तो रोगों की उत्पत्ति तो करेंगे, रोगों की उत्पत्ति करेंगे, और वैसे भी ये दूसरा भाव मारक भाव होता है, समस्याएं उत्पन्न करता है। यहाँ पर हम देखें तो ये शनि को हमको करना क्या होगा, इनको नीलम तो पहनना नहीं है क्योंकि ये छठे भाव के अधिपति भी हैं। इनको शनि का कोई उपरत्न धारण कर लेना चाहिए, और उसके साथ साथ में यदि धारण करते हैं तो उसके साथ में इनको एक काम करना चाहिए, शनि के बीज मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। चलिए, अगर यह उपाय से अच्छा मैं एक और उपाय आपको बता देता हूं, बहुत आसान उपाय है। आप किसी नदी पर जाइए, कोई भी आपके यहाँ गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, या कोई भी नदी हो जहां पर भी नाव चलती हो, लकड़ी की नाव, लकड़ी की नाव में जो नाव चलाने वाला उसका चालक है, उससे आप मांग लीजिए, वो कुछ पैसे लेगा, लेने दीजिए। आप उससे नदी जो नाव है, नाव के नीचे जो कुछ ऐसे होती हैं जो कीलें होती हैं उसकी, वह खराब हो जाती हैं, तो वो कील निकलवा के आप अपने पास ले आइए, और उस कील को बिना गर्म कराए, उसकी एक किसी से भी जो बनाते हैं, कुछ लोहे का काम करते हैं, कुछ गोल्ड का काम करते हैं, कोई भी उसको कर सकता है, तो उससे आपको एक रिंग बनवानी, रिंग मतलब एक छल्ला बनवाना है, और उस छल्ले को आपको शनिवार के दिन
शनि की होरा में धारण करना है। इसको धारण करने से आपके ऊपर शनि की, क्योंकि इस समय आपके ऊपर, क्योंकि मीन राशि बनती है तो शनि की साढ़े साती का प्रकोप भी है, तो जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रकोप है वह सभी ये कार्य कर सकते हैं और उसको धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से आप पाएंगे कि शनि से संबंधित जितने भी दुष्प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में आ रहे हैं वह सभी समाप्त होकर शनि आपको शुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ मैंने आपको सूर्य के उपाय बता दिए, शनि के उपाय बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं संपूर्ण विश्लेषण इस जन्म पत्रिका का कर रहा हूं, तो वहां इस लग्न चार्ट के माध्यम से, तो वहां आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हो क्या क्या हम यहाँ पर चर्चा कर रहे। बात करते हैं, जब केंद्र के अधिपति का त्रिकोण के अधिपति से संबंध बने तो यह पाराशरी राजयोग बनता है, या हम इसको लक्ष्मी नारायण राजयोग भी कहते हैं, या हम इसे केंद्र त्रिकोणाधिपति राजयोग भी कहते हैं। ठीक है, केंद्र और त्रिकोण के अधिपतियों का राजयोग स्पष्ट रूप से अगर हम यहाँ पर देख पाएंगे तो यहाँ पर शुक्र जो होते हैं वह नवम भाव के अधिपति हो जाते हैं, और वहीं जो शुक्र के अलावा अगर हम देखें बुध हैं वह लग्न के और दसम भाव के अधिपति होते हैं। तो इन दोनों का तीसरे भाव में जो ये संबंध है, ये संबंध स्पष्ट करता है कि यह एक केंद्र त्रिकोणाधिपति राजयोग इनकी जन्म कुंडली में बन रहा है। आगे हम बात करें, आगे यहाँ पर देखें हमने पंचमहापुरुष गुरु की स्थिति देख ली, मंगल की देखी, तो मंगल का हमने क्या देखा कि मंगल सप्तम भाव को देखते हैं, दसम भाव को देखते हैं और मंगल देखते हैं। तो दसम भाव को मंगल देखें तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन यही सप्तम भाव को मंगल देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है जो कुछ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थितियां लेकर भी आते हैं, क्योंकि चंद्रमा जल है और मंगल अग्नि है। लेकिन वहीं अगर हम गुरु को देखेंगे तो गुरु भी, यहाँ मंगल से गुरु जो कि सप्तमेश हैं वह भी पीड़ित है, और जो यहाँ पर सप्तम भाव है वह भी पीड़ित है। तो यहाँ मंगल से संबंधित इनको मंगल वर्गोत्तम ही होते हैं, लेकिन इस जन्म कुंडली में ये अष्टम भाव के अधिपति भी बनते हैं। तो और दूसरे अष्टम भाव के अधिपति ये बनेंगे और यह बनेंगे तीसरे भाव के अधिपति। तो यहाँ पर मंगल से संबंधित इनको क्या करने चाहिए, इनको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ और मंगलवार के दिन मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इससे मंगल का प्रभाव कम होगा और जो इनका सप्तम भाव पीड़ित है वह भी शांत होगा। चलिए अब यहाँ बात करेंगे, यहाँ तक हमने समझ लिया क्या स्थितियाँ हैं। चंद्र, मैंने इनको साढ़े साती का उपाय भी बता दिया, शनि का उपाय भी बता दिया। अब हम बात करेंगे इनके राहु की, जो यहाँ बैठे हुए हैं, और यह है जो इनका शुक्र है उसको पीड़ित कर रहे हैं। देखिए राहु और शुक्र जब इनकी कोई स्थिति बनती है तो यह है आपको पथ भ्रष्ट करने का कार्य भी करते हैं। ठीक है ना। यहां पर हमें यह स्पष्ट हो गया है कि क्या स्थिति है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं राहु से संबंधित, क्योंकि राहु यहाँ इनके कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ केतु और राहु से इनके ये पाराशरी राजयोग पर थोड़ी सी जो बीच में संघर्ष यहाँ अधिक दिखेगा। राजयोग तो सफल होगा लेकिन संघर्ष के साथ में, क्योंकि तीसरे भाव में राजयोग बनता है। चलिए अब हम इनकी दशा स्थिति देख लेते हैं कि इस समय इनके ऊपर दशा किसकी चल रही है। दशा चार्ट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दशा अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में इनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है, 2042 तक ये चलेगी। और यहाँ पर हम देखें तो 25 तक इनके ऊपर, 2025 तक इनके ऊपर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर शुक्र में शुक्र का अंतर चल रहा है, और शुक्र इनके जो भाग्य भाव के अधिपति भी बनते हैं। तो शुक्र का से संबंधित यदि ये कोई रत्न भी धारण करते हैं तो भी इनके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति रहेगी। साथ ही साथ यदि इनकी स्थिति ऐसी है
ये रत्न धारण नहीं कर सकते तो यह दही से शुक्रवार के दिन स्नान करना प्रारंभ कर दें तो यह अच्छा फल रहेगा। 2026 के बीच में थोड़ी सी समस्याएं, क्योंकि व्यय भाव के अधिपति सूर्य हैं, मैं इसीलिए सूर्य के उपाय आपको बता रहा हूँ। सूर्य के उपाय कीजिए तो ये जो समस्याएं हैं, समस्याओं का निराकरण होगा। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में शुक्र और यहाँ पर 29 अप्रैल तक आपके ऊपर शुक्र में शुक्र और गुरु का प्रत्यंतर रहेगा। अभी आप राहु के प्रभाव में रहे हो तो यहाँ आपको बहुत समस्याएं, बहुत भ्रम देखने को मिला है। कहीं ना कहीं रिलेशन में भी कोई समस्याएं आपको देखने को मिली हैं, यहाँ यह स्थिति बनी है। उसके बाद में यहाँ पर शनि का मैंने उपाय आपको बता दिया। 7.5 के प्रभाव से आप पीड़ित हो रहे हैं इस समय, तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट हो चुका है। वर्तमान में शुक्र की महादशा इनके ऊपर चल चुकी है, तो पाराशरी राजयोग यहाँ पर अपना प्रभाव दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ इनको उपाय करने होंगे ताकि यह योग अपना पूर्ण प्रभाव दिखा सके। संघर्ष अवश्य है लेकिन प्रभाव यहाँ पर अपना दिखाएगा, शीघ्र ये दिखाएगा। तो इनको करना क्या चाहिए? इनको निश्चित रूप से अपने जो जो इनको पाराशरी राजयोग को पीड़ित कर रहे हैं ग्रह, उनको शांत करना होगा। उनसे संबंधित बीज मंत्रों का जाप इनको करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इनके जीवन में व्यवसाय की अगर हम बात करें तो षोडश वर्ग कुंडली का हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे जो पारंपरिक जन्म कुंडली में कि इनके जो लग्न है वह कितने डिग्री पर थी। अब लग्न का उदय तो इनकी कहाँ पर हुआ है? कन्या में। और यहाँ पर हम ग्रह स्थिति में जाएंगे तो इनके 12 डिग्री से ऊपर यानी कि करीब 13 डिग्री का इनका लग्न है। अब ये 13 डिग्री का दशमांश हम देखेंगे किस दशमांश में यह आएगा। अगर हम बात करें तो 13 डिग्री पर, क्योंकि ये समराशि है, तो यहाँ पर दशमांश में हमें मिलेगा वायु का स्थान। जो देवता रहेंगे इसके वायु, और उत्तर पश्चिम की दिशा रहेगी। चंद्रमा इसके अधिष्ठाता होंगे और शनि इसके दूसरे अधिष्ठाता ग्रह बनेंगे। तो शनि और चंद्रमा यहाँ हमने देख लिए। उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य कोण, वायु का स्थान है ये। अगर हम वायु से क्या देखते हैं तो वायु से हम देखते क्या हैं? देखिए, वायु की दिशा उत्तर पश्चिम है, हर तरह यह फैली हुई रहती है। वायु का संबंध बुद्धिमानी, पठन पाठन वाले व्यवसायों से होता है। तो यहाँ पर इस लग्न के जो जातक हैं, जितना यहाँ पर ये रहेगा, हम इस समय चलते हैं षोडश वर्ग में दशमांश कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। दशमांश कुंडली में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर बुध के दशमांश के लग्न इस बुध होते हैं और इसके ही ये दशमेश भी बुध ही होते हैं। और यहाँ पर जो दशमांश बनता है ये वायु का दशमांश बनता है, जो बुद्धिमानी और पठन पाठन वाले व्यवसायों से जुड़ा होता है। अधिकतर आसानी से ऐसे व्यवसाय उससे जुड़े हुए होते हैं जो आसानी से बदले जा सकते हैं। इस दशमांश वाले अधिकतर टीचर आपको देखने को मिलेंगे, लेखन से संबंधित जुड़े हुए होते हैं, विचारक चिंतक आदि इसमें होते हैं। और चंद्रमा इस दिशा के स्वामी है और चंद्रमा का बल व्यवसाय के मार्ग को निर्धारित करता है। तो चंद्रमा का यहाँ पर बल इनको मिलता है, व्यवसाय ऐसा जो कहीं ना कहीं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ होगा, लेखन कार्यों से जुड़ा हुआ होगा। और यहीं जो इसके दशमेश हैं वह 12वें भाव में चले जाते हैं। तो यह स्पष्ट करता है कि ऐसे लोगों का व्यवसाय जो होगा वह कहीं अपने जन्म स्थान से दूर होगा, या ऐसा होगा जहां इनको दूर दराज जाना होता होगा, या किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड हो सकता है। चंद्रमा से संबंधित क्योंकि जल तत्व है तो जल तत्व मेडिसिन भी आती हैं, तो वह ऐसे व्यवसाय से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने व्यवसाय का भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मंगल जो कि अष्टमेश होते हैं वो लग्न में बैठते हैं, तो इनका स्थिर व्यवसाय है वह कम देखने को मिलता है, उसमें उतार चढ़ाव निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पर सप्तमांश दशमांश नवमांश कुंडली को अगर हम देखेंगे तो नवमांश कुंडली में D9 में यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, जो उदय हुआ है वो मंगल लग्नेश बनते हैं, वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल का प्रभाव इस जन्म पत्रिका में विशेष रूप से दिख रहा है। स्पष्ट रूप से हम यहाँ पर यह
सभी बातों को समझ चुके हैं। उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। राहु शुक्र की जो युति है वह नवमांश में भी है, तो यह युति इनको कहीं ना कहीं इनके मार्ग से भटकाने का कार्य भी कर सकती है, तो इनको सावधानी रखनी चाहिए इस पॉइंट पर। चलिए, गुरु और केतु की युति नवमांश में एक गुरु चांडाल दोष भी बनाती है। चंद्रमा छठे भाव में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो विवाह के बाद थोड़ा मानसिक तनाव भी रहता है। यहाँ पर यह बातें स्पष्ट होकर आती हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये जन्म कुंडली विश्लेषण समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।